सभी को नमस्कार। राधे राधे। और आप सभी का एक बार फिर करेवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बेटा। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक करा था। ठीक है, आदित्य, रणवीर, क्रिस्टियानो, जय किशन, निशा, आकाश, जीत, नीरज, संजना, सभी को नमस्कार बेटा। जी, अमरेंद्र, राहुल, सुनील, सभी को नमस्कार। चलिए जल्दी से बताइए लास्ट क्लास में कहाँ तक करा था, तो उसके आगे ही शुरुआत करेंगे आज की क्लास में। सर फिर क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आया सुमन बेटा। एक दिन में नहीं होता, जब अपडेट आएगा ना एप्लीकेशन पे उसके बाद ही ये चीज़ हो सकती है। एकदम ये एक दिन का काम नहीं है या कुछ घंटों का काम नहीं होता बेटा। तो अपडेट अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारा स्टाफ बहुत कम है। ठीक है, अभी के लिए आप कोशिश करिए कि जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनको भी आप देख लीजिए, अगर कोई ऐसा दिक्कत आती है ना, और अपना डाटा थोड़े टाइम के लिए बचा कर रखिए प्लीज़, कि ये क्लासेस आपकी रेगुलर चली जाएं। ठीक है, जैसे ही हमारा स्टाफ आ जाएगा तो ऑब्वियस बात है एप्लीकेशन पे अपडेट अगर आनी होगी तो ज़रूर आएगी और उसमें ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। सर स्टाफ कब से आएगा? सुमन बेटा लॉकडाउन कंप्लीट हो जान दो, खत्म हो जान दो, उसके बाद ही स्टाफ आएगा ना। ठीक है, चलिए तो बताइए लास्ट में कहाँ तक कर लिया था, तो उसी के आगे स्टार्ट करें। जल्दी से बताओ एक बार। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंशुका। जी, लास्ट क्लास में कहाँ तक देखा था? ये आपकी बायो की क्लास है 9 की, फटाफट बताइए बेटा, स्टार्ट करें जल्दी से। लास्ट क्लास में सेल चल रहा था टॉपिक हमारा, है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। और कोशिका में कहाँ तक पढ़ लिया था, उसके आगे स्टार्ट करें। पादप कोशिका में अंतर बताइए। अ, पादप कोशिका में अंतर बताइए जालिका तक। अंतर बताया, अच्छा। अच्छा, अंतःप्रदवी जालिका तक हमने देख लिया था। ठीक है। अभी सुमन बेटा, अभी थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ आपकी इस प्रॉब्लम को, बट थोड़ा सा मैनेज करिए, है ना, क्योंकि देखिए आप मेरे से ये बात बोल रहे हो, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी बात को पहुंचा भी दिया गया सामने, लेकिन समस्या ये आ रही है कि जो एप्लीकेशन को अपडेट करेगा वो टेक्निकल अलग बंदे होते हैं ना, वो अलग लोग होते हैं, तो उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है। ऑफिस आप जानते हैं, ये सारा काम ऑफिस से होता है, टेक्निकल वाला, है ना। और जब ऑफिस ही बंद है, लॉकडाउन है, तो चीज़ें कैसे हो जाएंगी? तो इसलिए बेटा सुमन थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। बाकी बच्चे भी मैनेज कर रहे हैं, आप भी मैनेज करिए। ठीक है, मैं यही कह सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं हमारे डिफरेंसेस की फिर से। तो हमने जो डिफरेंसेस देखे थे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, उसके बाद जो एक दो और बच गए हैं उनको आप लिख लीजिए, उसके बाद शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक की, सब टॉपिक की। ठीक है, कुछ और अंदर पे बात करते हैं। और ये ज़रूर आएगा, ध्यान रखना बेटा, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। लिखिए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। देखिए हमने कई सारी बातें करी हैं इसके ऊपर, अब कुछ और जो बातें हैं उनको देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए। सर क्लियर नहीं दिखता है, समझ सकता हूँ। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अंतःप्रद्रवी जालिका तक, है ना। अब इसके बाद ध्यान से देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, आगे चल के बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। इनफैक्ट जब मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगा वहां पर 5 प्रकार के साइंटिस्ट्स की हम बात करेंगे, 5 वैज्ञानिकों की बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है
ठीक है, वो बहुत ही एक महान वैज्ञानिक हैं, ठीक है, उनकी बात करी जाती है कि उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया, है ना, ऑल्टमैन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऑल्टमैन से पहले भी चार साइंटिस्ट हैं जिनको आपको पढ़ना होगा, तो हम वहाँ पे बात करेंगे। तो बहरहाल आप ये समझें कि जंतु कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वो बहुत ही सुव्यवस्थित होता है, ठीक है। जंतु कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत ही सुव्यवस्थित है, ठीक है, और एक से अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि देखो, हर एक वो काम जिसमें ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता है तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होंगे, ठीक है ना, आपको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए ही चाहिए होंगे। जैसे आपने देखा होगा शेर है, तो अब अगर शेर है या मान के चलिए बाघ है, टाइगर है, तो टाइगर का काम क्या है कि भागेगा और भाग के अपने शिकार को पकड़ेगा, है ना। लेकिन मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य अगर चाहे, हालांकि मनुष्य और जो टाइगर यानी कि जो बाघ है वो दोनों के दोनों जंतु कोशिका के ही एग्जाम्पल हैं, लेकिन फिर भी मानव के शरीर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो कम होंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि हम भाग कर या हम बहुत ज्यादा यूजुअली भागते नहीं है, ठीक है ना। आपको पता है कि हम इंसान नॉर्मल काम करते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज हम करते हैं, हमारी जो क्रियाएं हैं वो बहुत ही चुनिंदा होती हैं और वो थम थम कर होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम भाग के अपना शिकार पकड़ रहे हैं या डेली हम भागते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बाघ का काम क्या है कि उसे शिकार अगर करना तो वो भागेगा ही भागेगा, समझ रहे हैं। घोड़े वगैरह, ठीक है, हॉर्सेस, हॉर्सेस का काम क्या है, भागना, समझ रहे हैं। तो ये जो जानवर हैं तो भागेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी ज्यादा चाहिए, भागने के लिए तो एनर्जी चाहिए, और अगर भागने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा कहां से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ऐसे भी पशु हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं, और हम जैसे इंसान भी हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, हमारे अंदर भी अच्छे खासे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ठीक है। तो हम इस बात को समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर बहुत ही सुव्यवस्थित होते हैं। लेकिन जब आप पादप कोशिका की बात करोगे तो पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, क्योंकि इनको कोई भागना वागना नहीं है। आप खुद सोचिए, क्या पेड़ पौधे चलते हैं, क्या भाग भाग के अपना भोजन बनाते हैं, या कुछ कोई मोशन होता है इनके अंदर, पादपों के अंदर, पेड़ पौधों में नहीं होता। और अगर कोई मोशन नहीं होता तो आप खुद सोचिए कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे या फिर कम होंगे, खुद बताइए आप लोग, बताइए। कम होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर कम होते हैं, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं और बहुत ही सुव्यवस्थित होते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं। जब जंतु कोशिका की बात करी जाती है तो बच्चों, जंतु कोशिका में जो सेल डिवीजन है यानी कि कोशिका का विभाजन है, तो जंतु कोशिकाओं में कोशिका का विभाजन करने के लिए एक विशेष अंग, विशेष कोशिकांग पाया जाता है, जिसे आप तारक काय या फिर सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। तारक काय, तो तारक काय जंतु कोशिका में तो पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका के अंदर तारक काय नहीं पाया जाता। तो अब सवाल ये उठता है कि तारक काय है क्या। तो आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक कोशिकांग के ऊपर हम बाद में बात करेंगे धीरे धीरे करके। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझेंगे कि जो तारक काय है बेटा, तारक काय सेंट्रियोल आपके कोशिका को विभाजित करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। अगर कोई जंतु कोशिका, आपको पता ना कि एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस तरह से ये जो डिवीजन होता है, माइटोसिस, मियोसिस, आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा। तो ये जो सेल डिवीजन होते हैं, ये जो कोशिका के विभाजन होते हैं बेटा, इस कोशिका को विभाजित करने के लिए जंतु कोशिका में एक विशेष कोशिकांग, कोशिका का अंग पाया जाता है, जिसे आप तारक काय या फिर सेंट्रियोल कहते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका भी विभाजित करती हैं, पादप कोशिकाएं भी विभाजित करती हैं, लेकिन इनमें विभाजन तारक काय नहीं करता, बल्कि कुछ और होता है जिसकी वजह से पादप कोशिकाओं में विभाजन होता है। विभाजन दोनों जगह हो रहा है, लेकिन यहां पर विभाजन करने के लिए तारक काय है, लेकिन यहां पर तारक काय नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि अगर तारक काय नहीं है तो फिर पादप कोशिकाओं में विभाजन कौन कर रहा है, विभाजित कैसे होती है ये, तो वो आगे चल के पढ़ेंगे हम, वो हमारा आगे का पार्ट है। तो अभी के लिए हमने दो डिफरेंसेस पे बात करी, ये दोनों के दोनों डिफरेंसेस आइए लिखते हैं। तो लिखिए अगला डिफरेंस जंतु पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में, ठीक है। लिखते हैं इस बात को कि जंतु कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं में अधिक ऊर्जा, अधिक ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, आगे चल के बात करेंगे सब चीजें क्या हैं,
है ना। सबका डायग्राम, एक एक का डायग्राम अलग से पढ़ाऊंगा आपको, अलग से दिखाऊंगा बना के डायग्राम एक एक का। माइटोकॉन्ड्रिया की भी बात करेंगे। चप्पल के जैसा एक शेप होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का। मैट्रिक्स नाम की लेयर होती है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दो झिल्लियां होती हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, बाद में देखेंगे, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो जंतु कोशिकाओं में अधिक ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया भी अधिक पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी अधिक पाए जाते हैं, वह सुव्यवस्थित होते हैं। मतलब ज्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड होंगे, सुव्यवस्थित होंगे, है ना। स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा इनके कंपैरिजन में, ठीक है। सुव्यवस्थित होते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अगला पॉइंट हो गया आपका, माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में कम होंगे। ठीक, किसी को कोई समस्या नहीं। आगे देखिए अगला पॉइंट। आप जानते हैं कि पादप कोशिकाओं में और जंतु कोशिकाओं में सेल डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि कोशिका के विभाजन के लिए, कोशिका के, जंतु कोशिका के विभाजन के लिए, कोशिका के विभाजन के लिए विशेष कोशिकांग, कोशिका का जो अंग होगा उसे ही हम सेल ऑर्गेनेली यानी कि कोशिकांग कह देंगे, ठीक है। तो कोशिका के विभाजन के लिए विशेष कोशिकांग, विशेष कोशिकांग, क्या नाम होता है इसे, इसे बोलते हैं हम तारक काय, तारक काय सेंट्रियोल, ठीक है, तारक काय पाया जाता है। मतलब न्यूक्लियस रेप्लिकेट करेगा, यानी कि जो केंद्रक है वो अपने ही जैसा एक दूसरा केंद्रक बनाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कोशिका का विभाजन या फिर सेल का डिवीजन, ठीक है। आगे चल के पढ़ाऊंगा सेल डिवीजन पूरा, माइटोसिस, मियोसिस, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। तो तारक काय पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर तो तारक काय पाया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें पादप कोशिका में तो तारक काय का अभाव होता है। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, पादप कोशिकाओं में तारक काय नहीं पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में तारक काय नहीं पाया जाता है। किसी को कोई समस्या है यहाँ तक तो प्लीज बताइए, अगर किसी बच्चे को कोई भी समस्या है तो बताओ। तो यहाँ तक फाइनली अब आपके खत्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके जो सेल, अगर हम बात करें दोनों ही सेल्स का, यानी कि दोनों ही प्रकार के जो आप देख रहे हैं कोशिकाओं, तो इनका जो अंतर है वो खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके इनके ऊपर, ठीक है। गजेंद्र, अगर ऐसी बात है तो बाद में देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक सबको क्लियर है, एक बार जल्दी से यस कर दो। यहाँ तक आपको जंतु कोशिका और जो आपकी पादप कोशिका है इनमें जो अंतर है वो आपको सबको समझ में आ गया, जल्दी से बताइए। अभाव का मतलब डेफिशिएंसी, कमी, ठीक है। जयकिशन, अभाव का मतलब बेटा कमी होती है, यहाँ पे अभाव का मतलब होता होता ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें कि पाया जाता है। क्लियर, आगे बढ़ें, जल्दी से यस करिए एक बार। तो आगे बढ़ते हैं।
यहां तक किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। कोशिकांग क्या होता है क्रिस्टियानो? कोशिका के बेटा जो अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे लाइसोसोम, जैसे न्यूक्लियस, जैसे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जैसे राइबोसोम्स, ठीक है, ये सारे के सारे कोशिका के अंग होते हैं, इन्हें ही कोशिकांग कहा जाता है। कोशिकांग को तोड़ो, कोशिका के अंग कोशिकांग होते हैं। ठीक है क्रिस्टियानो, किसी बच्चे को और कोई डाउट है तो पूछिए, वरना आगे बढ़ूँ मैं। थैंक यू आकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए, कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, देखिए बेटा, जब आप एक सेल की बात करते हैं तो सेल के तीन प्रमुख अवयव होते हैं, है ना, कोशिका के तीन प्रमुख अवयव बताए जाते हैं। लिखिए इस बात को। कोशिका के तीन प्रमुख अवयव होते हैं, यानी कि अगर ये तीन अवयव होंगे तभी आप मान के चलें कि कोई कोशिका अपने आप में कंप्लीट है। क्योंकि अगर ये अवयव ही नहीं होंगे, ठीक है, तो फिर आप मान के चलिए कि फिर मजा नहीं आएगी, फिर कोशिका कंप्लीट नहीं है। अब ये तीन अवयव कौन कौन से हैं आपके सामने रखता हूं, देखिए। जैसे अगर मैं मान के चलूं कि एक रफ रफ बनाते हैं एक स्ट्रक्चर, ये देखिए ये एक रफ स्ट्रक्चर है। तो इस रफ स्ट्रक्चर के अंदर ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, अगर मैं मान के चलूं कि भाई अगर ये एक प्लांट सेल है, तो अगर ये प्लांट सेल है तो ये सबसे बाहर वाली जो है वो कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका भित्ति होगी। अभी आपने पढ़ा ना, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होती है सबसे बाहरी आवरण में। लेकिन अगर ये क्या है, ये अगर आपका मानव की कोशिका है, कोई जंतु की कोशिका है, यानी कि एनिमल की सेल है, तो फिर जो सबसे आखिरी होगी उसे आप कोशिका झिल्ली कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। तो वो सेल वॉल नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। तो हम दोनों ही बना लेते हैं, है ना, हम दोनों ही बना लेते हैं। तो मान के चलिए जो बाहर वाली है ये कोशिका भित्ति है और अंदर वाली कोशिका झिल्ली है। अगर ये पादप होगी तो पादप के लिए ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, प्लांट्स के लिए ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोशिका भित्ति भी होनी चाहिए और कोशिका झिल्ली भी होनी चाहिए, सेल वॉल भी होनी चाहिए, सेल मेम्ब्रेन भी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये सिर्फ, ठीक है, अगर ये सिर्फ जंतु की कोशिका होती तो बेटा ये ब्लू वाली फिर नहीं होती, कोशिका भित्ति फिर नहीं होती है जंतुओं में ना। ये आपको पता है, हम सभी जंतु हैं, मनुष्य जंतु हैं, है ना, और भी बहुत सारे जैसे ये शेर वगैरह, चीता, हाथी, ये सब आप देखते हो, ये सब क्या है, जंतु हैं। ये कीड़ा मकोड़े, ये सब क्या है, जंतु हैं। ये तो जंतुओं में ये आउटर मोस्ट कोशिका भित्ति नहीं होती है, सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, तो एक पार्ट क्या हो गया बताइए। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो हो गया आपका कोशिका भित्ति, है ना। तो बेहतर होगा कि अगर मैं इसको लिख दूं बाहरी आवरण के नाम से, सबसे अच्छा क्या होगा अगर मैं इसको लिख दूं बाहरी आवरण। तो पहला पहला जो पार्ट है बेटा वो है आपका बाहरी आवरण, कोशिका का बाहरी आवरण होना जरूरी है। अब वो बाहरी आवरण डिपेंड करता है कि क्या है। तो बाहरी जो आवरण है वो दो प्रकार का हो सकता है। बाहरी आवरण भी दो प्रकार का हो सकता है, कौन कौन सा? या तो बेटा वो कोशिका की भित्ति होगी, जंतु अगर हम पादपों की बात करें तो या तो वो बाहरी आवरण कोशिका का भित्ति होगा, है ना, पादपों के केस में, या फिर वो कोशिका का झिल्ली होगी, कोशिका झिल्ली जंतुओं के केस में। तो बाहरी आवरण यही तो हो सकता है, और एक ही बाहरी होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों बाहरी हो जाएं। भाई अगर जंतु कोशिका हो कि जंतु अगर कोशिका है तो जंतु कोशिका में सबसे बाहरी कोशिका झिल्ली होगी, बाहरी आवरण। लेकिन अगर पादप कोशिका है तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। तो आपको पता लग गया। तो पहला पार्ट तो यही है, बाहरी आवरण। ठीक है, जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है बेटा आपका केंद्रक, सॉरी, दूसरा होता है आपका कोशिका द्रव। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका कोशिका द्रव, यानी कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव को हम बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका द्रव को क्या बोलते हैं बच्चे? कोशिका द्रव को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं कोशिका द्रव। तो ये कोशिका द्रव होगा, और कोशिका द्रव के अंदर पाए जाने वाले बहुत
प्रकार के कोशिकांग। ठीक है, तो इस बात को भी लिखूंगा मैं, ये नीचे ही यहाँ पर ही। ठीक है, इस बात को भी यहीं लिखता हूं, कोशिका द्रव और कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब सेल ऑर्गेनलीज। ठीक है, तो कई प्रकार के कोशिकांग होंगे जो बेटा कोशिका में पाए जाएंगे, यानी कि कई प्रकार के सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं। प्लांट का लीफ ग्रीन क्यों होता है राहुल? पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो हरी होती हैं क्योंकि उनके अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है प्लास्टिड, और प्लास्टिड के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है होने की वजह से वो हरे रंग की होती हैं। और क्लोरोप्लास्ट में भी क्यों हरा होता है? क्योंकि मैग्नीज पाया जाता है और मैग्नीज का रंग हरा होता है, इसलिए पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। ठीक है, पढ़ाऊंगा अभी आगे चल के आपको, जब प्लास्टिड पढ़ाऊंगा ना तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, आप लोग बस वही है, टीचर से आगे चलते हो, कोई बात नहीं। चलो, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनलीज, सेल ऑर्गेनलीज कोशिकांग। अब कोशिकांग कौन कौन से? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे लाइसोसोम्स, जैसे सेंट्रियोल यानी कि तारक का है, जैसे अंतःप्रदवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो ये सब क्या है? ये कोशिका के अंग हैं, तो ये कोशिकांग होंगे सारे के सारे। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो, ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर इसको कलर कर देता हूँ फुल। देखो ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर सारे के सारे कोशिकांग तैरते रहते हैं, है ना। ये मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ बना के एक बार, आपके पास सेल का पूरा स्ट्रक्चर है, कई बार मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये बना के दिखाया है। ठीक है, ये जो बाहर वाला आप देख रहे हो ये आपकी कोशिका झिल्ली थी ना, और अंदर जो आप ये रेड वाला देख रहे हो ये पूरा का पूरा आपका क्या है? ये पूरा का पूरा आपका कोशिका द्रव है, ये एक द्रव भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और इस द्रव के अंदर यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से तो आपको कई प्रकार के सेल ऑर्गेनली मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ पर मिलेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, देख रहे हो? माइटोकॉन्ड्रिया, एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको ठीक यहाँ पर आपको मिलेगा न्यूक्लियस आपका, ये क्या है? दिस इज योर न्यूक्लियस, केंद्रक। हालांकि केंद्रक तीसरा पार्ट होता है, केंद्रक को आप कोशिकांग में ना लें क्योंकि कोश जो केंद्रक होता है वो इसके अंदर नहीं होता। किसके अंदर? कोशिका द्रव के अंदर नहीं होता, आपको पता ना। न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, केंद्रक द्रव होता है, तो केंद्रक द्रव साइटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखो आप, ये चीज आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है। केंद्रक द्रव, जीव द्रव और कोशिका द्रव, ये तीनों के तीनों बातें आप जानते हैं, तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं तैर रहा होता, इस बात को ध्यान दो। इसके अलावा कई प्रकार के राइबोज आपको मिलेंगे, है ना, छोटे 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 आपको राइबोज वगैरह मिलेंगे, ये सब हो गए। इसके अलावा अगर आप बात करो तो आपको इससे लगी हुई कई प्रकार की इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे आपको इस तरह के, है ना, तो ये भी आपको पता है इस तरह के स्ट्रक्चर वगैरह होंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह के ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, इसके अलावा लाइसोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कई प्रकार के लाइसोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो ये सब क्या है? ये सब आप देखो, ये सब कोशिका द्रव के अंदर तैर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब कोशिका द्रव के अंदर ही तैर रहे हैं। तो अब भैया अंदर अगर तैर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये सब कोशिका के अंग हैं, कोशिकांग है, तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं, कोशिकांग। इन सभी को पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या होता है? वो होता है आपका केंद्रक। केंद्रक का मतलब बच्चे न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। तो जब ये सारे के सारे ये तीनों के तीनों सेगमेंट मिल जाएंगे तब जाके निर्माण होगा आपकी कोशिका का। बताओ इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट बताइए। तो जब कोशिका की संरचना की हम बात करते हैं तो कोशिका की संरचना के लिए ये सब चीजें चाहिए, है ना। बाहरी आवरण भी होना चाहिए, मैटर नहीं करता वो किसकी कोशिका है, जंतु की है तो फिर आपको कोशिका झिल्ली चाहिए बाहरी आवरण के रूप में, और अगर वो पादप की कोशिका है तो आपको बाहरी आवरण के रूप में कोशिका भित्ति चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो पिंक कलर का आप द्रव देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव है। तो कोशिका द्रव के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांग
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सब कोशिकांग हैं, कोशिका के अंग हैं, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है। और तीसरा है केंद्रक। तो जब ये तीनों मिल जाएंगे तब जाके आपका सेल बनता है, तब जाके एक कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है। और ये तीनों के तीनों चीजें ही बहुत जरूरी हैं। यहां तक बताइए समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज कमेंट करिए यस। फिर आगे बात करेंगे एक एक कोशिकांग की, एक एक करके कोशिकांग को पढ़ना शुरू करेंगे। जल्दी से बताइए। ठीक है। तो सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ओके, आगे बात करते हैं। तो अब कोशिकांग को हम शुरू करने जा रहे हैं, एक एक करके एक एक कोशिका का जो अंग है उसे पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए सबसे पहला जो है वो है आपका, सबसे पहला पहला पार्ट, ठीक है, सेल का सबसे पहला कोशिकांग आप पढ़ने जा रहे हैं, वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति। तो एक एक करके अब इनके ऊपर हमें डिटेल में बात करनी है। ठीक है, कि ये सब क्या क्या होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है बेटा सेल वॉल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम इसे सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल। तो बहुत सारी बातें आप जानते हैं आप कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक है, इस क्लास को पढ़ते समय ठीक है हमने कई बार बहुत तरह की बातें करी हैं कोशिका भित्ति के बारे में, जो शायद आप जानते होंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि जो कोशिका भित्ति आपकी होती है ना, जो आपकी कोशिका भित्ति होती है ये बहुत ही हार्ड होती है ना, और वो पादप कोशिकाओं में पाई जाएगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये सेलुलोज की मिलकर बनी होती है। ठीक है, जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट पादप कोशिकाएं जो होती हैं, तो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बेटा एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट भी, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि पॉलीसेकेराइड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट भी तीन तरह का होता है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। हिंदी इंग्लिश दोनों में यही कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये तीन तरह से मिलकर बना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो ना तो आपका मोनोसेकेराइड है, ना तो ये ओलिगोसेकेराइड है, जिसे आप डाइसेकेराइड भी कह देते हैं, है ना। लेकिन ये सबसे कॉम्प्लेक्स्ड है, कौन सा वाला? पॉलीसेकेराइड। तो जो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति है वो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, और पॉलीसेकेराइड में भी कौन सा पॉलीसेकेराइड? सेलुलोज। ठीक है, तो सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ध्यान रखेंगे बच्चों कि अगर कभी भी बायो में अगर आपको आखिरी में ये ओज नाम का शब्द मिल जाए, तो ये ओज नाम का शब्द बच्चा हमेशा क्या होता है पता है? ये हमेशा कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे ग्लूकोज, जैसे फ्रक्टोज, जैसे लैक्टोज, जैसे गैलेक्टोज, जैसे सुक्रोज, जैसे माल्टोज। ठीक है, जैसे आपका सेलुलोज। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे बेटा आपके सेलुलोज जो हैं, ये सारे के सारे आपके कार्बोहाइड्रेट हैं। बात समझ में आई आपको? तो ओज नाम का शब्द बायो में कार्बोहाइड्रेट को बताता है। बहुत सारी चीजें हैं बायो के अंदर, अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत अच्छा प्यारा सब्जेक्ट है बायो ये। चलिए तो लिखते हैं इन बातों को। तो पहला पॉइंट आपने क्या देखा कि जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, ठीक है, पादप कोशिकाओं का एक प्रमुख अंग है। ये कह लीजिए पादप कोशिकाओं का एक प्रमुख गुण है। एक प्रमुख गुण है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति
का कोशिका भित्ति का जंतु कोशिका में अभाव होता है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में अभाव होता है। तो यहां से दो बातें क्लियर हो गई कि भैया पाई जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, है ना, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होता है तो देखें। पादपों की कोशिका झिल्ली पादपों की कोशिका झिल्ली, ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है और हम लोग सेल्यूलोज को नहीं पचा पाते। प्याज देखा है, प्याज खाया भी है बहुत बार। प्याज का जो सबसे ऊपर का छिलका होता है, क्या आप उसे खा पाते हैं? हटा देते हो आप उसे। सब्जियां लाते हो, जैसे आप लेकर आए लौकी की सब्जी, आप लेकर आए तरोई की सब्जी, है ना, या आप कुछ ऐसा कोई आलू वालू अगर आप लेकर आए तो ऊपर के सेक्शन को, ऊपर के छिलके को हटा देते हो। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी छिलके जो हैं ये सेलुलोज है, ये सभी के सभी क्या है, सेलुलोज हैं, और सेलुलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर सकता। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी बड़ी आंत के अंदर एक अंग है जिसे आप कहते हो अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स नाम का जो अंग है ये पहले सेलुलोज का पाचन कर लिया करता था जब हम लोग आदि मानव के टाइम के थे, क्योंकि आपको पता है आदि मानव जो थे वो कच्चा और, ठीक है, अनकुक्ड जो खाना होता था, कच्चा आधा पका इस तरह के खाने का वो यूज करते थे, घास फूस वगैरह खाते थे। लेकिन आज का मनुष्य वो सब नहीं खाता। क्यों? क्योंकि हमने सिविलाइजेशन की तरफ हम बढ़े, हमारा विकास हुआ, हमारा उत्पत्ति और विकास हुआ, हमारा इवोल्यूशन हुआ। आगे चल के आप पढ़ोगे मेंडल के बारे में। तो आज का मनुष्य ये सब चीजें नहीं खाता, छिलके को उतार के खाता है, खाने को गर्म करके खाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे ही खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, पेट दर्द होने लगेगा, क्योंकि अपेंडिक्स जो है वो पाचन नहीं कर सकता सेलुलोज का। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो आपको जाननी बहुत जरूरी हैं। सॉरी, हाँ जी, तो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और हम इसे नहीं बचा पाते, की बनी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये जो सेलुलोज है, सेलुलोज क्या है उसको भी देख लीजिए। ठीक है, ये जो सेलुलोज है वो क्या है उसको भी देख लीजिए। तो जो सेलुलोज है एक प्रकार का, एक प्रकार का जटिल, जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है बेटा, सर कंप्लीट लिखिए, लिखा तो क्या दिक्कत है? आकाश लिखा तो बेटा कंप्लीट, है ना। और क्या पॉइंट हो सकता है कि जो सेलुलोज है
सेलुलोज के, ठीक है, कठोर होने के पीछे कारण है कि सेलुलोज हार्ड क्यों होता है, क्योंकि इसमें पानी नहीं पाया जाता। ठीक है, सेलुलोज के कठोर होने के पीछे कारण है कि सेलुलोज में पानी नहीं पाया जाता। तो पानी नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है हार्ड होगा। सेलुलोज में पानी 0% होता है, पानी की जगह बेहतर होगा जल लेके आप। सेलुलोज में 0% जल होता है। ठीक है बेटा। और मानव शरीर सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। क्योंकि अपेंडिक्स जो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत का हिस्सा है वो हमारे यहाँ पर अब प्रॉपर डेवलप्ड नहीं है। तो मानव शरीर सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है। ठीक है बेटा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं होगी। सभी को क्लियर है यहाँ तक? एक बार यस करिए, क्या सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? स्टैंडर्ड कहता है सर, स्टैंडर्ड क्या कहता है निशा, समझा नहीं मैं। सर कहाँ चले गए? अरे यहीं तो हैं, यहीं पर हैं बेटा, यहीं पर हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको सभी बच्चों को क्लियर है ना? अब देखिए कुछ और बातें करते हैं। जैसे आपको पता है कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अंदर भी बेटा सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होती है। पादपों के अंदर भी आपने देखा सेल वॉल होती है। ऐसे ही कवक जो होते हैं, फंगस जो होती है, फंगस के अंदर भी बेटा कोशिका भित्ति होती है। ऐसे ही कुछ शैवाल होते हैं, है ना, जो शैवाल होते हैं आपके, जो एल्गी होते हैं, एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो एल्गी जो है उनको उनको हम प्लांट नहीं बोलते, ना ही उनको हम जो है एनिमल बोलते हैं। ठीक है ना। तो एल्गी जो है वो एक अलग ही किंगडम है, एक अलग ही किंगडम होता है वो एल्गी का। तो शैवाल कहते हैं, शैवाल भी कोशिका भित्ति रखते हैं। तो इन सभी की कोशिका भित्ति पूछी जाती है कि किसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो जैसे पादप कोशिकाएं हैं, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, अभी आपने देखा। ऐसे ही बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है बेटा वो किसकी बनी होती है पता है आपको? बताइए, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जल्दी से कमेंट करिए सारे बच्चे। हाँ, तो बेटा बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है एक प्रकार के इसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड होता है, उससे बनती है। ठीक है, ऐसे ही जो आपके शैवाल हैं, शैवाल की किससे बनती है? तो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ऐसे ही आपकी कवक, कवक की बनी होती है काइटिन की। तो ये सभी पूछे जाते हैं कि किसकी कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, हालांकि लिखूंगा मैं इसे, है ना। ग्लाइकोप्रोटीन बनी होती है आपके शैवाल की, कवक की बनी होती है काइटिन से। ठीक है, ग्लाइको जो लिपिड्स होते हैं, है ना, पेप्टोलिपिड्स कहा जाता है इन्हें। तो जो पेप्टोलिपिड्स हैं इनसे मिलकर बनी होती है आपके बैक्टीरिया की। ठीक है, और ऐसे ही जो पादप कोशिकाएं हैं उनकी बनी होती है सेलुलोज की। तो ये सभी पूछे जाते हैं आपसे। खैर अगली वाली क्लास में, क्योंकि अब समय हो चुका है, तो अगली वाली क्लास में यहीं से शुरुआत करेंगे। अभी कोशिका भित्ति कंप्लीट नहीं हुई है, कोशिका भित्ति के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, है ना। क्योंकि कोशिका भित्ति के अंदर 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है ना। प्राइमरी लेमेला, सेकेंडरी लेमेला और मिडिल लेमेला। अब ये क्या होती हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, और इनके बीच में एक विशेष प्रकार का, ठीक है, एक संरचना, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, ताकि जो भोज्य पदार्थ हैं या कह लीजिए कुछ जो वेस्ट मटेरियल हैं उन सब का क्या होगा, उन सब का आदान प्रदान हो सके एक कोशिका से दूसरे कोशिका के अंदर। ठीक है,
तो ये सारी की सारी बातें हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए आपको मैं यहीं पर छोड़ता हूँ, ठीक है। इन सभी के नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि टेक्निकल टीम हमारी आजकल ज़्यादा नहीं आ रही है। आपको पता है कोविड है, लॉकडाउन है, तो इसलिए पीडीएफ्स अपलोड अभी नहीं हो पा रहे हैं। कोशिश करिए अभी के लिए अपने नोट्स खुद बनाइए, जैसे ही मौका लगेगा सारे के सारे पीडीएफ्स आपके डलवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, इस लॉकडाउन में बाहर निकलने से बचिए। गुड नाइट, अच्छे से पढ़िएगा, थैंक यू वेरी मच।